आखिर ऐसा क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत से सत्ता में लाने वाली उमा भारती को महज 8 महीने बाद ही मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना पड़ी? क्या उमा के मुख्यमंत्री पद से हटने की इकलौती वजह केवल कर्नाटक के हुबली में विवादित मैदान में तिरंगा फहराने को लेकर अदालत में चल रहा प्रकरण था? लेकिन अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाने के मुख्य आरोपियों में भी तो शामिल थी उमा भारती। यह प्रकरण अभी भी विचाराधीन है देश की सर्वोच्च अदालत में। उमा भारती और 2003 से आगे की मध्य प्रदेश बीजेपी की कहानी पर बात करेंगे आज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम राजनीति के राज प्रकाश भटनागर के साथ, यानी मेरे साथ। तो उमा भारती ने अपनी जनसंकल्प यात्रा के दौरान पूरे प्रदेश में दिग्विजय सिंह सरकार के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा पैदा करने में कामयाबी हासिल की। नतीजे में 10 साल बाद प्रदेश में फिर थी बीजेपी की सरकार। एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन मध्य प्रदेश में और हुआ। मध्य प्रदेश गठन के बाद यह पहला मौका था जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक महिला नेता की ताजपोशी हुई। और बड़ा बदलाव यह भी कि पहली बार मुख्यमंत्री पद पिछड़े वर्ग के खाते में गया। उमा भारती से पहले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी एक तरह से ब्राह्मण, ठाकुर और बनियों के पास रही। सन्यासी छवि और उस पर फायर ब्रांड नेता होने का तमगा उमा भारती से मध्य प्रदेश के लोगों को बहुत उम्मीद थी। जाहिर है केवल 8 महीने का समय किसी की उम्मीद पर खरा साबित होने के लिए पर्याप्त नहीं। उमा भारती बुंदेलखंड के उस क्षेत्र से आती हैं जहां सामंतशाही का था जबरदस्त बोलबाला। उमा भारती कहती तो यही थी कि उन्होंने सामंतशाही को नज़दीक से देखा और भोगा है, लेकिन जब वे खुद मुख्यमंत्री बनी तो पार्टी में भी नेताओं को उनसे सामंती व्यवहार की शिकायतें थी। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, उसके बाद उनका 10 साल मुख्यमंत्री के बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो भाजपा ने उमा भारती के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। उमा भारती का उस समय जैसा असर और प्रभाव था, जितनी लोकप्रिय थी, शायद कोई नेता रहा हो। पूरे प्रदेश की उन्होंने यात्रा की थी, संकल्प यात्रा निकाली थी। उसका समापन लाल परेड ग्राउंड में हुआ था। पूरे प्रदेश की भीड़ उमड़ पड़ी थी। उमा भारती जब टिकट वितरण हो रहा था भाजपा का, तब उमा के अलावा किसी की नहीं सुनी जा रही थी। मतलब विक्रम वर्मा और कैलाश जोशी जैसे नेता उस समय जो प्रमुख नेताओं में थे, इनकी भी नहीं सुनी जा रही थी। प्रॉब्लम जो शुरू हुई, मुझे लगता है 2-3 कारण हैं उसके। एक तो ये कि उनका कद इतना हो गया था, बड़ा हो गया था कि पार्टी के जो दूसरे केंद्रीय नेता थे, या तो उनको तवज्जो नहीं मिल रही थी या उनको लग रहा था कि हमारी उपेक्षा हो रही है, मतलब उमा जी के द्वारा। दूसरी एक वजह ये थी कि उनके साथ जुड़े कुछ लोग थे, तो उनको लेके पार्टी के लोगों में नाराज़गी थी कि इनकी वजह से सरकार बदनाम हो रही है, भाजपा बदनाम हो रही है। तीसरा तो मुद्दा सर्वविदित है, जिसको उमा जी भी कहती हैं कि बंगलौर में उन्होंने उनके खिलाफ एक प्रकरण था, तिरंगा यात्रा निकाली थी, उसमें उनको अरेस्ट वारंट जारी हुआ था। तो एक पोर्शन तो ये है जो दिखाई पड़ता है, जो उमा जी कहती हैं कि मैंने तिरंगे के लिए पद छोड़ दिया, मुख्यमंत्री का पद कुर्बान कर दिया और वहाँ चली गई। दूसरा पक्ष ये है कि जो कि पार्टी नेतृत्व की सुन नहीं रही थी उमा जी। पार्टी के कई नेता उस समय ऐसे थे जिनको ऐसा लग रहा था कि हमारी उपेक्षा हो रही है, उनकी मध्य प्रदेश में चल नहीं पा रही है। ये उस दौर की बात है जब देश का दिल यानी मध्य प्रदेश बहुत बड़े बदलावों की धड़कन से गूंज रहा था। सन 2003 के दिसंबर की फिजाओं में तेजी से घुलती ठंडक के बीच राजनीतिक गर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। तब कोई नहीं जानता था कि अब आगे क्या क्या एपिसोड सामने आने वाले हैं। उमा ने प्रदेश की सत्ता में भाजपा को तो स्थापित कर दिया, लेकिन खुद के असंतुलित व्यवहार पर वो काबू नहीं रख सकी। सबसे पहले उन्होंने नौकरशाही पर लगाम कसी। वल्लभ भवन उससे पहले तक दिग्विजय के कार्यकाल में अफसरों की मनमानी का अड्डा बन चुका था। बेलगाम अफसरों पर उमा ने अपने कठोर व्यवहार का चाबुक चलाया। आत्मा से साध्वी, व्यवहार से कड़क और जुबान से खरी खरी बोलना, उमा के इन स्वरूपों के चलते नौकरशाही में सनसनी फैल गई थी। प्रदेश के विकास के लिए ऐसा होना बहुत जरूरी था, मगर यही आचरण भाजपा संगठन के साथ करने की चूक भी उमा भारती कर गईं। उन्होंने निगम मंडलों में ऐसे चेहरे बिठा दिए जो इससे पहले तक
भाजपा के परिदृश्य तो दूर, दीनदयाल परिसर में भी दिखाई नहीं देते थे। उन्होंने शैलेंद्र शर्मा को अपना राजनीतिक सलाहकार बनाया और दीनदयाल शोध संस्थान से जुड़े दिल्ली के पत्रकार अतुल जैन को मीडिया सलाहकार का दर्जा दिया। शैलेंद्र शर्मा भाजपा के लिए कर्मठ कार्यकर्ता थे और आज भी है, लेकिन उमा भारती से उनकी नजदीकी बाद में उनके राजनीतिक कैरियर के लिए भारी साबित हुई। चुनाव प्रबंधन की टीम का वे आज भी हिस्सा हैं। जिन भाजपाइयों ने दिग्विजय के शासनकाल में संघर्ष किए, प्रताड़नाएं झेली, उन्हें उमा के कार्यकाल में भी उपेक्षा का सामना करना पड़ा। निगम मंडलों में उमा ने कई ऐसे चेहरों को कमान सौंप दी थी जो संगठन की पसंद नहीं थे। कुल मिलाकर मामला बहुत बिगड़ता जा रहा था। वल्लभ भवन से लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय तक खलबली की स्थिति थी। इसी बीच एक विचित्र घटनाक्रम हुआ। उमा ने कुछ पत्रकारों को बुलाया, उनसे कहा कि वो रोना चाहती हैं और इसके कुछ समय बाद ही हुबली का घटनाक्रम हो गया। बात मामूली थी, लेकिन असर बड़ा हुआ। उमा ने अचानक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इन बातों का आज तक खंडन नहीं हुआ है कि ये इस्तीफा दिया नहीं बल्कि लिया गया था। उमा की अनंत जिदों ने अंततः उन्हें 1 साल से भी कम से अंतराल में मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बना दिया। शायद उमा भारती को ये एहसास मुख्यमंत्री बनने से काफी पहले से था। मुझे याद है कि उमा भारती की जनसंकल्प यात्रा पर कवरेज के दौरान शायद जून 2003 में उन्होंने बातचीत के दौरान मुझसे कहा था कि मैं मुख्यमंत्री तो बन ही जाऊंगी, लेकिन ये लोग मुझे शायद रहने नहीं देंगे। उनका इशारा भाजपा के बुजुर्ग नेताओं सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, कप्तान सिंह सोलंकी आदि को लेकर था। तिरंगा प्रकरण में उमा भारती मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर हुबली से लेकर अमृतसर तक तिरंगा यात्रा पर निकल गई। तब उमा भारती को लगा था कि शायद वे भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति में शीर्ष पर पहुंच सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इधर मध्य प्रदेश में उमा भारती ने मुख्यमंत्री का पद तो छोड़ा, लेकिन जीत करके अपनी पसंद से बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बनवा दिया। बाबूलाल गौर मस्त मौला किस्म के राजनेता रहे। उनके पास बैठो तो खबरें और किस्से दोनों सुनने को मिलते। हालांकि मज़ेदार बात यह है कि 2003 में उमा भारती बाबूलाल गौर का टिकट कटवा रही थी। गौर साहब को उमा भारती ने मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन ढेर सारे देवी देवताओं की कस्में खिलाकर। यह कस्में इसलिए थीं ताकि उमा भारती जब वापस मुख्यमंत्री बनने के लिए आए तो गौर साहब आसानी से इस्तीफा दे दें। यहाँ खाली से कांग्रेसी एपिसोड का भाजपाई संस्करण शुरू हो रहा था। अर्जुन सिंह ने दिग्विजय सिंह को अपना यस मैन मानकर मुख्यमंत्री पद दिलवाया था। उमा ने गौर के लिए ऐसा ही किया। दिग्विजय बाद में अर्जुन से कई कदम आगे निकल गए। गौर के मामले में भी उमा फिर तेजी से पिछड़ती चली गई, लेकिन ऐसा होने से पहले तक यही माना जा रहा था कि उमा तिरंगा यात्रा से लौटकर फिर मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना था। गौर साहब मुख्यमंत्री और कैलाश जोशी प्रदेश अध्यक्ष और कप्तान सिंह सोलंकी प्रदेश संगठन महामंत्री, यानी बुजुर्गों की यह तिकड़ी अब आसानी से सरकार का संचालन कर रही थी। गौर साहब को राज करते हुए 8-9 महीने का समय आराम से गुजर गया। इस बीच भाजपा संगठन में एक बार फिर फेरबदल हुआ। कैलाश जोशी की जगह शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंप दी गई। जो सियासत को अंदर से जानते हैं वे तुरंत समझ गए कि अब उमा का खेल खत्म हो गया है, क्योंकि शिवराज की इस ताजपोशी के पीछे दिल्ली में बैठी उमा विरोधियों की लॉबी की खास भूमिका थी। लॉबी के प्रमुख लोग थे प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, अनंत कुमार और सुषमा स्वराज। बाबूलाल गौर सहित महाजन, जेटली और स्वराज अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उमा के राजनीतिक जीवन की ऑक्सीजन कम करने में इनका प्रमुख योगदान रहा। राजनेता के तौर पर बाबूलाल गौर सफल रहे। एक अच्छे प्रशासक मुख्यमंत्री के तौर पर भी उनकी छवि बनी रही, मगर अपने परायों वाले चलन से गौर भी खुद को नहीं बचा सके। वैसे तो भाजपा संगठन ने गौर के पुत्र की असमय मौत के बाद उनकी बहू कृष्णा गौर को पूरे सम्मान के साथ जगह दी। उन्हें पर्यटन निगम का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन बाकी मामलों में गौर की ऐसी इच्छाएं समस्या बनकर सामने आने लगी थी। और इस बीच ये तय मान लिया गया था कि ना उमा लौट सकेंगी और ना ही बाबूलाल गौर टिक सकेंगे। सत्ता शिवराज के पास जाएगी। ऐसा होने से पहले उमा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन उनकी दाल गलती नजर नहीं आ रही थी।
राज्य में गौरीशंकर शेजवार से लेकर प्रहलाद पटेल जैसे कट्टर उमा समर्थक अपनी नेता की वापसी के लिए कोशिश करते रहे। फिर एक गहमा गहमी से भरी शाम में दीनदयाल उपाध्याय परिसर में शिवराज को अगला मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया गया। इस फैसले के वक्त उमा भारती भी बैठक में मौजूद थी, लेकिन उमा तमतमाती हुई बीजेपी ऑफिस से निकली। बाहर बनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के सामने उन्होंने अयोध्या तक राम रोटी पद यात्रा करने की घोषणा की और फिर से उन राम की शरण में चल पड़ी जिनकी जन्मभूमि के लिए हुए आंदोलन ने ही उमा को जबरदस्त पॉलिटिकल माइलेज प्रदान किया था। अब फिर बाबूलाल गौर का जिक्र करना बनता है। जिस समय शिवराज को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हो रहा था, उस दिन बाबूलाल गौर इंदौर में थे। वहां उन्होंने अपने को बदलने की खबरों का खंडन किया, लेकिन लौटकर आसानी से इस्तीफा दे दिया। बात उनके पास से मिलने वाली खबरों और किस्सों की ही है। गौर ने ऑफ द रिकॉर्ड कई पत्रकारों को एक किस्सा सुनाया। बोले कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने से पहले उमा ने उन्हें ढेर सारे भगवानों की कसम दिलवाई थी। कसम इस बात की कि जब उमा सत्ता में वापसी चाहेंगी तब गौर तुरंत मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। लेकिन राजनीति में क्या ये बातें मायने रखती हैं? नहीं, गौर अपनी कसम से मुकर गए। हाँ, ये बात और है कि मुख्यमंत्री पद उनके पास भी लंबे समय नहीं रहा। जिस दिन उमा की अपनी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनशक्ति का उदय हुआ, उस दिन गौर के बंगले पर मीडिया वालों की भीड़ थी। वे बहुत ही नपे तुले अंदाज में सब पर रिएक्शन दे रहे थे। फिर दिल्ली से उनके मोबाइल फोन पर कॉल आया। बमुश्किल 1 मिनट की बातचीत में गौर के भीतर कई सदियों वाला बदलाव आ चुका था। उमा के साथ जाने के सवाल पर वह बोले, भला डूबते जहाज में कोई सवारी करता है क्या? हमारे देश के संविधान के लिए कहा जाता है कि वह लचीलेपन और कठोरता का अद्भुत मिश्रण है। गौर भी ऐसे ही थे। मुख्यमंत्री बने तो अपनी मेंटर उमा भारती के लिए ही कठोर हो गए। फिर जब पूर्व मुख्यमंत्री बने तो ऐसे लचीले की राजनीति में खुद से बहुत जूनियर शिवराज की सरकार में मंत्री बनने में भी कोई हिचक नहीं दिखाई। मध्य प्रदेश की सियासत में बाबूलाल गौर की उपस्थिति एक उल्लेखनीय प्रसंग के तौर पर देखी जा सकती है। उनका मुख्यमंत्री बनना और मुख्यमंत्री पद से हटना दोनों ही इस उनके प्रसंग यात्रा के एक बड़े पड़ाव के तौर पर है। 2004 में जब उमा भारती ने हुबली की घटना को लेकर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, तब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चाहता था कि उनके स्थान पर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन उमा भारती अड़ गई और तब उमा भारती अपने संपूर्ण आवेग पर थीं। उन्होंने दिग्विजय सिंह जैसे एक ताकतवर राजनेता को परास्त करके मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का भगवा ध्वज लहराया था। ऐसे में उनकी इच्छा की अपेक्षा की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं कर पाया और उनकी पसंद के आधार पर बाबूलाल गौर को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। दरअसल उमा भारती की सोच उस समय यह रही होगी कि बाबूलाल गौर पुराने जमाने के राजनेता हैं जो उम्र के अपने बड़े पड़ाव पर हैं, जबकि शिवराज सिंह चौहान नौजवान नेता हैं और अगर उनके पक्ष में वो खड़ी होती तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा अब तो दिखता नहीं है। उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान में एक अच्छी युति मध्य प्रदेश की राजनीति में है। जहाँ तक बाबूलाल गौर की बात है, जब बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने तो उमा भारती ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि वो गौर के पीछे चट्टान की तरह खड़ी रहेंगी। लेकिन राजनीति में जो होता है तो कई बार वह दिखता नहीं है और जो दिखता है वह होता नहीं है। बाबूलाल गौर की विदाई की पटकथा लिखी जाने लगी। मध्य प्रदेश के तमाम भाजपा के नाराज नेता हैं उनके खिलाफ एकजुट हो गए। उनको लेकर कुछ आक्षेप लगे। सार्वजनिक तौर पर 2 महिलाएं प्रस्तुत हुई। गौर बच सकते थे, लेकिन उन्हीं दिनों बाबूलाल गौर ने केंद्रीय नेतृत्व के एक नेता के इशारे पर उमा भारती को डूबता जहाज करार दे दिया। जब उन्होंने ये कहा, उस समय मुख्यमंत्री निवास में एक भोज चल रहा था, लंच चल रहा था और गौर बात करते करते जब उनको ये संदेश दिया गया कि बड़े नेता का फ़ोन आया है, तो अंदर चले गए और बाहर आके उन्होंने अनपेक्षित रूप से उमा भारती को लेकर यह टिप्पणी की।
और तब उनके पीछे खड़ी हुई ये चट्टान उनके ऊपर ही गिर पड़ी और गौर को मुख्यमंत्री पद से जाना पड़ा। इस अवसर का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अपनी दीर्घ या बहुप्रशिक्षित योजना के तहत शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए किया। उस समय भाजपा के तमाम दिग्गज राजनेता प्रमोद महाजन, राजनाथ सिंह और दूसरे लोग बीजेपी दफ्तर में इकट्ठा हुए। उमा भारती ने चयन की इस प्रक्रिया को लेकर विरोध किया और वो तिरंगा यात्रा पर निकल पड़ी। इधर शिवराज तो जैसे सत्ता अपने नाम लिखवा कर आए थे। भाग्य और कर्म दोनों से वो राजनीतिक ताकत और स्थायित्व उन्होंने हासिल किए कि सब चकित होकर देखते ही रह गए। बहुत से भाजपा नेताओं को नहीं लगता था कि 2008 में भाजपा फिर सत्ता में आ जाएगी। कांग्रेसियों को तो लगता ही नहीं था कि भाजपा वापसी कर जाएगी। मुझे याद है सुभाष यादव तब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और जमुना देवी नेता प्रतिपक्ष। शिक्षा कर्मियों का एक आंदोलन हुआ, जमुना देवी और मानक अग्रवाल तो उसमें शामिल हुए, लेकिन सुभाष यादव इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा अभी 2 साल बाद जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये हमारे माथे भी आएंगे। यानी सुभाष यादव को लगता था कि वे मुख्यमंत्री बनने ही वाले हैं। हालांकि 2008 तक वे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं रह पाए और कांग्रेस ने चुनाव सुरेश पचौरी के नेतृत्व में लड़ा। शिवराज सत्ता में आकर 2 साल के भीतर बीजेपी सरकार के तीसरे मुख्यमंत्री बन गए। इस घटनाक्रम से कांग्रेस उत्साहित थी। उसे लगा सरकार चलाना आता है वाला नारा लगाने का मौका फिर मिल गया। 1977 में जनता पार्टी की घमासान के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के लिए यही नारा दिया था, जन जन से नाता है, सरकार चलाना आता है। मध्य प्रदेश में 2 साल में तीसरे मुख्यमंत्री की ताजपोशी के बाद लग रहा था कि शायद सरकार चलाना बीजेपी के बस की बात नहीं है। शिवराज का तो फिर बिल्कुल भी कोई प्रशासनिक अनुभव था ही नहीं। वे हमेशा संगठन में काम करते रहे। विधायक के अलावा 5 बार सांसद रहे, लेकिन कभी मंत्री या किसी प्रशासनिक पद पर नहीं रहे। सीधे ही मुख्यमंत्री बने। बेहद सहज और सरल स्वभाव के राजनेता की उनकी छवि रही। विपक्ष में बैठी कांग्रेस को लगा कि एक बार फिर सरकार में आने का समय नजदीक आता जा रहा है। ये सोचना गलत भी नहीं था, क्योंकि 1 साल 98 दिन बाद ही गौर भी इस पद से हट गए। इसके बाद पार्टी में दरार बढ़ने लगी। उमा भारती के कारण समस्याएं थी ही। बाद में उमा भारती को फिर लालकृष्ण आडवाणी की टीम में महामंत्री बना दिया गया था, लेकिन उमा भारती के तेवर तीखे होते जा रहे थे। पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में इस दौरान उमा ने मीडिया की मौजूदगी में पार्टी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी को खरी खोटी सुना दी। नतीजा, उमा भाजपा से निष्कासित हो गई। कुछ समय बाद उमा भारती ने बड़ा मलहरा विधानसभा सीट से भी इस्तीफा दे दिया। एक नई राजनीतिक पार्टी बना ली, भारतीय जनशक्ति पार्टी। बड़ा मलहरा से उमा भारती ने उपचुनाव में रेखा यादव को खड़ा किया। बीजेपी ने मुकाबला कठिन मानते हुए कम्युनिस्ट नेता रहे कपूर चंद घुवारा को बीजेपी में शामिल कराकर चुनाव लड़वाया। प्रतिष्ठा की इस लड़ाई में उमा भारती को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान समय का पहिया कुछ यूं चला कि भाजपा सरकार और संगठन दोनों के स्तर पर लगातार मजबूत होती चली गई। शिवराज सिंह के इस्तीफे के बाद सत्यनारायण जटिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और 2008 के चुनाव के ठीक पहले शिवराज ने अपने विश्वसनीय सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर का मंत्रिमंडल से इस्तीफा कराकर प्रदेश संगठन की कमान उनके हाथों में सौंप दी। इसी दौरान प्रदेश संगठन महामंत्री कप्तान सिंह सोलंकी को वापस संघ में भेजकर माखन सिंह चौहान को संगठन महामंत्री का दायित्व सौंप दिया गया। इधर शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सरकार को सामाजिक सरोकारों से जोड़ना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री के तौर पर एक अति सक्रिय राजनेता को इससे पहले मध्य प्रदेश में शायद ही कभी देखा गया हो। लाडली लक्ष्मी योजना, जनरी सुरक्षा योजना, गरीब कन्याओं के विवाह के लिए कन्यादान योजना जैसी योजनाओं ने शिवराज की एक अलग ही छवि प्रदेश में बना दी। अपने इस पहले 3 साल के कार्यकाल में एक तरफ शिवराज सीधा लाभ देने वाली योजनाएं लाकर खुद को सीधा जनता से जोड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी तेजी से काम हो रहा था। प्रदेश में सड़कों के सुधरने और नई सड़कें बनने का काम तेजी से चल रहा था। लंबे अरसे से पेंडिंग बाढ़सागर परियोजना भी इस दौरान शुरू हुई, लिहाजा सिंचाई के साधन भी प्रदेश में बढ़ने लगे थे। बिजली की स्थिति में भी सुधार होने लगा था। शिवराज सरकार बिजली खरीदकर भी लोगों की आपूर्ति कर रही थी। इन 3 सालों में राजनीतिक स्थिरता के साथ सरकार के होते काम लोगों को दिखने लगे थे।
बावजूद इसके बीजेपी की सत्ता में वापसी को लेकर संशय था। इसका कारण उमा भारती की पार्टी भारतीय जनशक्ति पार्टी का भी मैदान में होना था। तो उमा भारती के डर ने बीजेपी में एक बड़ा काम और किया। बीजेपी में गुटबाजी पर पूरी तरह से विराम लग गया। उमा भारती के भय ने बीजेपी के तमाम नेताओं को एक साथ शिवराज सिंह चौहान के पीछे खड़ा कर दिया। इसके अलावा बीजेपी ने उमा के साथ आए अपने नेताओं को वापस पार्टी में लाने का क्रम भी चुनाव के पहले ही शुरू कर दिया। कई सारे उमा समर्थक ऐसे भी थे जिन्होंने उमा भारती के साथ उनकी नई पार्टी में जाना पसंद नहीं किया। लिहाजा 2008 में विधानसभा चुनाव के एन पहले बीजेपी में एकजुटता की स्थिति थी। दूसरी तरफ कांग्रेस में गुटबाजी का चरम दौर शुरू हो चुका। कांग्रेस के नेताओं को अपनी सरकार बनती नजर आ रही थी। दिग्विजय सिंह 10 साल प्रदेश की राजनीति से बाहर रहने की अपनी घोषणा पर कायम थे। लिहाजा कमलनाथ, सुभाष यादव, सुरेश पचौरी और ज्योतिरादित्य सिंधिया में मचा हुआ था घमासान। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान जनता से जनादेश लेने के लिए 6 महीने पहले से गांव शहर सब एक कर रहे थे और दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम नेताओं में अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए दिल्ली में उठापटक जारी थी। लेकिन जब 2008 में चुनाव के नतीजे आए तो प्रदेश की राजनीति का इतिहास पलट गया था। न सिर्फ एक गैर कांग्रेसी सरकार ने 5 साल पूरे कर लिए, बल्कि अगले 5 साल के लिए वो फिर लौट चुकी थी सत्ता में और पहली बार कांग्रेस की सत्ता से दूरी होती जा रही थी लंबी। आखिर शिवराज ने यह करिश्मा कैसे किया, इस पर बात करेंगे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए अनादि टीवी।